सुप्रभात। आज हम अपने पाठ्यक्रम में फिराक साहब की लिखी हुई गज़ल नामक शीर्षक कविता पढ़ेंगे और यहाँ फिराक साहब ने अपनी गज़लों में जो है हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा को पूरी तरह से उतारा है और गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है और एक शायर की ठसक भी है, साथ ही एक काव्य शिल्प की वह ऊंचाइयों की जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ पर कवि ने प्रेम पूर्ण वातावरण का वर्णन किया है कि किस तरह से जो है प्रेम में किस तरह आदमी डूबता है। यहाँ अलग अलग गज़लों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो जैसा कि हमने बताया है आपको कि गज़ल का कोई तारतम्य नहीं होता, हर गज़ल अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो यहाँ हर जो है पंक्तियाँ, हर गज़ल जो है अपने आप में अलग अलग अर्थ लेकर आई हैं। पहला देखें, नवरच गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। नवरस माने गुंचे, गुंचे माने होता है कली, फूल से पहले कली होती है। तो नवरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। कब यहाँ कह रहा है कि कलियां जो हैं उनमें नया रस भर गया है, कलियों में नया रस भर गया है, उनकी पंखुड़ियां जो हैं नए रस से परिपूर्ण हो गई हैं, जो अपनी नाजुक गिरहें खोल चुकी हैं। नाजुक गिरह माने गांठ, गिरह माने होता है गांठ। तो अपनी नाजुक कोमल गांठों को खोल रही हैं, माने अब इनमें धीरे धीरे खुशबू आने लगी है। तो या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि ये अपने रंग और खुशबू को फैलाने के लिए, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, या इस तरह कहें कि ये अपने रंग और अपनी खुशबू को उड़ाने के लिए, फैलाने के लिए, आकाश में ले जाने के लिए अपने पैर नहीं, अपने पंख, पर माने होता है पंख, अपने पंखों को खोल दिया है। माने कुल मिला के कवि ये कहना चाहता है कि इस तरह से जो है कलियां खिल चुकी हैं कि इनमें भरपूर खुशबू, भरपूर सुगंध भर गई है। तो अब ये अपनी खुशबू को और अपने रंग को आकाश में उड़ने के लिए, आकाश में ले जाने के लिए अपने पंखों को खोल दिया है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहां कवि रात का वर्णन कर रहा है। आधी रात ढल चुकी है, पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। तो कवि कह रहा है कि तारे आंखें झपकावे हैं। तारे जो है आंखें झपकावे माने टिमटिमा रहे हैं, धीरे धीरे डूबने लगे हैं। जब जैसे ही रात का तीसरा पहर प्रारंभ होता है तो तारों का न दिखाई देना, तारों का डूबना माने सूर्य की आभा कहीं न कहीं अपने को प्रसरित करने लगती है, अपने को फैलाने लगती है। तो जो कमजोर तारे होते हैं, नजदीक के तारे होते हैं, वो चमकते रहते हैं, जो दूर के तारे होते हैं वो धीरे धीरे दिखना बंद होने लगते हैं। तो तारे आंखें झपकावे हैं, तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, माने पूरा संसार, हर जगह कण कण में लोग सो रहे हैं, सब कुछ सो रहा है, शांत है, शिथिल वातावरण है पूरी तरह से। और कवि जो है कहीं न कहीं जग रहा है, उसको
जगता कौन है जिसको किसी चीज की चाह होती है, किसी चीज की चिंता होती है, तो कवि को अपनी प्रेमिका की याद आ रही है, कवि को अपनी प्रेमिका की याद आ रही है, तो कवि को नींद नहीं आ रही है, तो कवि कह रहा है तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब माने यहां रात, सबका मतलब रात से है। तो हे यारों, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, हे मित्रों तुम भी सुनो, तुम भी जानो कि सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात के सन्नाटे में भी कुछ न कुछ बोलता है, माने प्रेमिका की याद आती है, प्रेयसी की अपने याद आती है, प्रिया अपने प्रेमिका की चाहत जो है वो याद दिला रही है। तो इसलिए सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, माने रात में भी सन्नाटे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। आगे कवि अपने और अपनी किस्मत के बारे में कह रहा है कि हम हो या हो किस्मत मेरी, किस्मत या हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। कब यहां कह रहा है कि चाहे मैं हूं या मेरी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है, रोने का। दोनों को एक ही काम मिला है, रोने का। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए रोता हूं, अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते हुए रोता हूं, और किस्मत मेरी असफलताओं पर, मेरी निराशाओं पर रोती है। माने किस्मत हमको रो लेती है, रो ले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। माने किस्मत हमें रो रही है और मैं किस्मत को रो रहा हूं। किस्मत को मैं रो रहा हूं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, खराब है। किस्मत मुझ पर रो रही है कि मैं निराश हूं, असफल हूं, इसलिए मेरी किस्मत मुझ पर रो रही है। अगले पंक्ति में कवि उन लोगों की बात कर रहा है जो निंदा करने के आदी होते हैं, जिनमें निंदा रूपी गुण होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की निंदा करते ही रहते हैं। तो उनको लिख रहा है कवि कि जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सकें। जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि कितनी अच्छी बात कह रहा है इस पंक्ति के माध्यम से कि जो हमको बदनाम कर रहे हैं, माने जो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, जो मुझे बुरा कह रहे हैं, काश वे इतना सोच सके, कभी इतना सोच लेते, कभी इतना सोच सकते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, न कि वे मेरे पर्दे को खोल रहे हैं, मेरी कमियों को जग जाहिर कर रहे हैं, या अपनी कमियों को नंगा कर रहे हैं, अपने मन की दुर्भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपनी मतलब जो उनके अंदर ये चुगलखोरी वाला गुण है उसको खोल रहे हैं। तो ध्यान रखें, कहीं न कहीं हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये एक बुराई ये भी हमारे अंदर है कि हम में बुराई करने की आदत है। तो समझ लें फिर से, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वो इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, माने कि वो कभी इतना सोच सकें। कवि कह रहा है कि काश इतना सोच सकें, हे ईश्वर, हे भगवान, ये इतना सोच सकते कि वे अपना पर्दा खोल रहे हैं, अपने को नंगा कर रहे हैं, अपनी कमियां उजागर कर रहे हैं या मेरी कमियों को बता रहे हैं। ये कीमत भी अदा कर रहे हैं हम बरसती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि अपनी प्रेसी के लिए कह रहा है कि तेरे एक कीमत भी अदा कर रहे हैं हम बदुस्ती ओसो हवास। कब कह रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार की कीमत, तुम्हारे प्यार की कीमत अपने पूरे होशो हवास में चुका रहे हैं, अदा कर रहे हैं। तेरे
प्रेम की, तेरे प्यार की, हाँ, जो भी हे प्रिय, जो भी तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारा प्यार मिल रहा है मुझको, हम उसकी कीमत पूरी तरह से अपने होशो हवास में अदा कर रहे हैं, चुका रहे हैं, उसका भुगतान कर रहे हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, हाँ, जो तेरे प्रेम में डूब जाते हैं, जो तेरे प्रेम में डूबे हुए हैं, वे दीवाने हो जाते हैं। माने मैं भी कहीं न कहीं तेरे प्रेम में दीवाना हो गया हूं। माने इस तरह से मैं तेरे प्रेम की कीमत चुका रहा हूं। तू मुझे अपनी चाहत दे रही है, तो मैं भी अपनी दीवानगी तुझे दे रहा हूं। तो कवि इस तरह से बता रहा है कि मैं प्रेम की पूरी पूरी कीमत अपने पूरे होशो हवास में चुका रहा हूं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि यहां कह रहा है कि मैं दुनिया के सामने तेरे साथ नहीं आ पा रहा हूं। अपनी प्रेमिका के लिए कह रहा है कि दुनिया के सामने मैं तेरे साथ नहीं आ पा रहा हूं। निश्चित रूप से इसका तुझे गम होगा, इस बात का तुझे दुख होगा कि मैं सबके साथ, सबके सामने तेरे साथ नहीं रह पाता हूं। तो तेरे गम का पासे अदब है, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं। जो तेरा गम है, जो तेरा दुख है, जो तेरी पीड़ा है, मैं उसका अदब करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लोकाचार जो है, दुनियादारी जो है, इसका भी ख्याल है, मुझे इसकी भी चिंता है। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसलिए तेरा गम छिपाने के लिए मैं कहीं अकेले में जाकर के चुपके चुपके रो लेता हूं, जिससे मेरा गम जो है हल्का हो जाता है। ठीक है, माने प्रेमिका के गम को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि जो तुझे गम है, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसकी इज्जत है मेरी नजरों में, लेकिन मुझे साथ ही दुनियादारी भी देखनी है, समाज भी देखना है, समाज के मर्यादाओं को भी देखना है। इसलिए तेरे गम से हुए अपने गम को हल्का करने के लिए मैं एकांत में जाके चुपके से कहीं रो लेता हूं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि यहां बता रहा है कि जिस तरह से प्रकृति अपना बैलेंस बराबर करती है, प्रकृति में संतुलन बहुत जरूरी होता है। अभी आप देख सकते हैं कि अपनी प्रकृति जो है किस तरह से प्रदूषित हो गई थी, चाहे वो वायु प्रदूषण रहा हो, चाहे जल प्रदूषण रहा हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण रहा हो, तमाम तरह के प्रदूषण हमारे वातावरण में समाहित हो गए थे। तो कवि बता रहा है कि प्रकृति अपना बैलेंस किस तरह से बराबर करती है। अभी आप देख सकते हैं, तत्कालीन उदाहरण है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैल गई और पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि सारा सब कुछ ठप सा हो गया है न, सारे वाहन ठप हो गए, सारे कल कारखाने बंद हो गए, वाहनों के ठप होने से वायु प्रदूषण रुक गया, कहीं किसी तरह का उत्सव नहीं हो रहा है जिससे ध्वनि प्रदूषण रुक गया, कहीं कारखाने नहीं चल रहे हैं, कल कारखानों का पानी जो है, गंदा पानी नदियों में जाता था, वो रुक गया, जिससे नदियां पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। इस तरह से देखिए कि प्रकृति किस तरह से अपना बैलेंस बराबर करती है। तो कवि यहाँ लिख रहा है कि जिस तरह से प्रकृति में बैलेंस जरूरी है, संतुलन जरूरी है, उसी तरह से इश्क, प्यार, मोहब्बत में भी संतुलन बहुत जरूरी है। और उसका उदाहरण किस तरह से दिया करने कि उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। जितना हम किसी के लिए अपने आप को खो देते हैं, उतना ही हम उसको पाते हैं। जितनी दीवानगी हम किसी के प्रति करेंगे, जितने हम मतवाले हो जाएंगे, जितने दीवाने हो जाएंगे, उतना ही हमें बदले में मिलेगा। यही भाव है कि उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। माने हम सामने वाले से उतना ही पाएंगे जितना खुद
दे रहे हैं। जितना हम खुद को खो सकते हैं उतना ही दूसरे से हम पाएंगे। आबो ताब असमार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि यहाँ अपनी शायरी के बारे में लिख रहा है कि आबो ताब असमार न पूछो, मेरी इस शायरी की चमक दमक जो है इसके बारे में मत पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी आंख है, तुम्हारे अंदर भी देखने की सामर्थ्य है, देख सकते हो। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, तुम्हें इतना साहस है, इतनी क्षमता है, तुम देख सकते हो कि ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ये इन शायरी की चमक है, मेरी शायरियों की चमक है जो मैंने लिखा है, या ये उसकी चमक है जो हमने मोती रोले हैं, माने इनकी याद, इनको जो है हमने दिल की गहराइयों से, मेरे आंखों से जितने मोती रोले हैं, मैंने इनके लिए मैंने जितनी सहानुभूति पाई है, जितना हमने अनुभव किया है उसको लिखा है। ये आप देख सकते हैं कहीं कि मेरा अनुभव है, ये मेरी शायरी से चमक रही है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने महकी रिंदों में, रात गए उर्दू गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग लिखते हैं। कवि कह रहा है, अपनी प्रेयसी को लिख रहा है, कह रहा है कि ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने महके रिंदों में। मैं साला मधुशाला जिसको कहते हैं, तू मुझे ऐसे समय में शराब के महफिल में, जहां शराबियों की महफिल है, ऐसी जगह पर तुम मुझे याद आई है, याद आ रही है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम है कि ऐसे समय में, इस समय जब रात हो गई है, ऐसे समय में तू याद आए है अंजुमने में के रिंदों में, शराबियों की महफिल में तू मुझे याद आ रही है, लेकिन तुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह को जग खुले हैं। ऐसे समय में फरिश्ते जो हैं लोगों के गुनाह का लेखा जोखा लिखते हैं, लोगों को गुनाहों को जो है उसका हिसाब किताब करते हैं। तुम ऐसे समय में मुझे याद आ रही है, वो भी कहाँ, शराबियों की महफिल में। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये समय जो होता है, ऐसे समय में फरिश्ते जो है लोगों के गुनाहों का लेखा जोखा करते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। अंतिम पद में कवि कह रहा है कि लोग कहते हैं, हे फिराक, हम तुम्हारी गजलों पर कुर्बान हो रहे हैं, तुम्हारी गजलों पर कुर्बान हो रहे हैं। ये नहीं समझ में आता कि ये तुम कहाँ से ले आते हो, ये कहाँ से उड़ा लेते हो, क्योंकि इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तुम्हारी गजलों में वही चमक दिखाई देती है, वही भाव दिखाई देता है जो मीर की गजलों में दिखाई देता है, और इस तरह से हम तुम्हारी गजलों पर कुर्बान हो रहे हैं, हम अपने आप को इस पर न्यौछावर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं फिराक साहब की गजलों में मीर साहब जैसी और गालिब जैसी गजलों का ही सौंदर्य पाया जाता है। दैट्स ऑल।